Okay, so good evening all once again. तो डिजिटल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से आप सभी का इस हाई वैल्यू 60 मिनट सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी इंटरव्यू की डेट आ गई है, ये एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनको चाहिए क्लियर डायरेक्शन, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी, रोड मैप और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप्रोच। तो आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे। ठीक है। जैसे इंटरव्यू बोर्ड रूम क्या देखता है एक कैंडिडेट में, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, डे वाइज स्टडी प्लान कैसे बनाना है, सब्जेक्ट क्वेश्चंस कैसे देने हैं, है ना, और मध्य प्रदेश के जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उन्हें कैसे हैंडल करना है ना, और ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को उन्हें कैसे क्रैक करना है। ठीक है। या आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन कैसे पॉलिश हो सकता है और आप इसमें कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटरव्यू का पर्पस आपका दिमाग चेक करना है, बेसिकली आपकी मेच्योरिटी चेक करना है कि आप कितने मेच्योर हैं, आप कितने सिंसियर हैं। ये पर्पस है यार। इंटरव्यू का पर्पस आपका ये नहीं कि आपकी नॉलेज लेवल देखी जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी देखी जा चुकी है। आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया है, आप ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड है। इट मीन्स कि आपको नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की। ठीक है। पर अभी वो क्या देख रहे हैं, आपके मैच्योरिटी लेवल देख रहे हैं, आपका बिहेवियर देख रहे हैं, और डिसीजन मेकिंग को वो चेक कर रहे हैं, है ना। तो ब्रॉड अगर हम बात करें तो वो कुछ चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। इंटरव्यू जो बोर्ड रूम होता है, जो पैनलिस्ट होते हैं, कि आप कितना प्रैक्टिकल सोचते हो, आप कॉलेज इन्वायरमेंट को समझ कर जवाब देते हो या नहीं, सिचुएशन को समझ करके जवाब देते हो या नहीं, आप प्रेशर में, है ना, आपके जब प्रेशर बिल्ड होगा तो आप उस वक्त काम हो या पैनिक करते हो या घबरा जाते हो, आपका टोन रेस्पेक्टफुल रहेगा या नहीं, है ना। तो आज हम इसी माइंडसेट को मास्टर करेंगे। ठीक है। तो ब्रॉड चार मेन चीजें जो देखते हैं, ठीक है, जो कि आपके अंदर जज करते हैं। देयर आर फोर थिंग्स। ठीक है। एक तो पहला ये कि आपको सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग, आपको बेसिक और एप्लीकेशन दोनों पता होना चाहिए। ठीक है। आपका सब्जेक्ट पर कमांड कैसा है, आपको जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है सब्जेक्ट को लेकर के, एक तो ये। ठीक है। दूसरा, जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर आप एमपीपीएससी के लिए कर रहे हैं या फिर आरएफपीएससी के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ का हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन सिस्टम का हमें पता होना चाहिए, वहाँ इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियरिटी होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा, सिचुएशनल जजमेंट, कि आप डे टू डे इश्यूज आप कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है। लाइब्रेरी में जो डे टू डे प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जो उठती हैं, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। और आपकी पर्सनालिटी और बिहेवियर कैसा है, आपकी आवाज़, आपकी स्माइल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका लॉजिकल माइंड सेट। ठीक है। तो अगर आप ये चार चीज़ों को मास्टर कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं, है ना। तो उसमें से जो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, कि अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, है ना, कि इंटरव्यू तक जो आपको लेकर जाएगी क्या, कि सब्जेक्ट को
प्रैक्टिकल तरीके से रिवीजन करना है, ठीक है, उसे रिवाइज करना है। आपने कुछ नोट्स बनाए हुए होंगे, है ना? अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो आई रिकमेंड यू ऑल, मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले एक आप नोट शीट प्रिपेयर कर लें। ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी नोट शीट नहीं, बस मैक्सिमम 20 पेजों की आप, है ना? क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप उसको प्रिपेयर करें, नोट्स बनाएं। अगर आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। अगर नहीं बनाए तो 20 पेजों की, ठीक है, एक नोट शीट प्रिपेयर करें और पॉइंट्स लिखें। ठीक है, सिर्फ बुलेट्स में पॉइंट्स लिखें, ना कि पूरा कंटेंस, यानी कि जैसे आप देखें और आपका रिवीजन हो जाए, आप उसको, वो जो मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो मेन चीज़ है वो आपको क्लिक कर जाए आपके माइंड में। तो इसके लिए आप रियल एग्जाम्पल्स भी नोट कर लें। ठीक है, अगर आप आंसर किसी भी चीज़ का करते हैं और आपका खुद का अपना अगर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर उसको आप एज एग्जाम्पल देते हैं, तो वो काफ़ी प्रैक्टिकल लगता है ना? और वो रियल लगता है, काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। और ये अप्रोच जो आपकी बेस्ट कहलाती है, बेस्ट अप्रोच कहलाती है। ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या है कि हमें एमपी हायर एजुकेशन सिस्टम को समझना है। एमपीपीएससी का क्या काम है, उसका रोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉलेज लाइब्रेरीज का क्या ऑब्जेक्टिव है ना? ठीक है, तो वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है एमपी का, उसे समझना है। वहाँ के कॉलेजेस कितने हैं, उनका नेचर क्या है, ठीक है। अगर आपकी स्टेट में कोई डिजिटल इनिशिएटिव्स लिया गया है तो वो कौन कौन से लिए गए हैं, वहाँ का लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एकेडमिक पब्लिक लाइब्रेरी वहाँ की कैसी है ना? और एमपीपीएससी के बेसिक्स, कौन सेक्रेटरी है, कौन चेयरमैन है, और क्या सिस्टम फॉलो होता है, रूल रेगुलेशन। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तीसरा, ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उन पर हमें मास्टरी लानी होगी। ठीक है, तो ब्रॉड यही सेक्शन से जजमेंट बनता है। ठीक है, जो इंटरव्यू पैनल जो होता है, तो ये सारी चीजें आपको जज करती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो है आपका इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें भी आती हैं। ठीक है, तो ये जो हम जवाब देंगे, जो रिप्लाई करेंगे, वो हमारा कैसा होना चाहिए? बिल्कुल नेचुरल टोन में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने उसको रटा हुआ हो। ठीक है, हमें कोई डिक्शनरी वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं आम बोल चाल में। ठीक है, ताकि वो सिंपल, क्लियर और काम टोन हमें रखनी है। ठीक है, और पांचवी चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चारों चीजें कर ली और अगर ये पांचवी चीज आपने नहीं करी, तो फिर आपको आपका अपना परफॉर्मेंस नहीं पता लग पाएगा। ठीक है, वो पांचवी चीज क्या है? वो मॉक प्रैक्टिस है। ठीक है, इट इज कंपल्सरी। तो मॉक में जरूर आप जो है पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, आप खुद का अपना वीडियो रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप किसी अपने फ्रेंड के साथ में, किसी जो है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ में, कहीं भी आप मॉक की प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे आपकी मिस्टेक्स जो है वो सामने आएंगी, आपके सामने आएंगी। आप का जो है प्रिपरेशन लेवल कहाँ पर है, आप कहाँ पर जो है लाई करते हैं, आपकी तैयारी किस लेवल की है ना? वो हमें सामने नजर आएगी, तो हम उसको फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मॉक इंटरव्यू, जब तक आपके एग्जाम्स, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा तब तक आप मॉक की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, क्योंकि नॉलेज आपको है, बस उसे ब्रश अप करने की जरूरत है, उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उस आंसर को फ्रेम करने की जरूरत है। ठीक है, चीजें आपको आती हैं। ठीक, इसको आप मानिए, तभी से आपका वो क्वालिफाई हुआ है रिटर्न, और ऑलरेडी आप नेट क्वालिफाइड हैं। तो चीजें आपको आती हैं, कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? उसको फ्रेम करने में, ठीक है ना, रैंडम आंसर करने में। आपसे क्वेश्चन एकदम से अचानक सामने से क्वेश्चन आया, तो अब आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि आप उसको, क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, भले से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको आती ही चीजें, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं सामने वाले को। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाना, ये एक कमजोरी हो सकती है हमारी, है ना? तो ये, इसे इम्प्रूव कैसे करा जाएगा? इसे इम्प्रूव प्रैक्टिस से ही करा जाएगा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो मॉक इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आप अपने खुद की वीडियो रिकॉर्ड करिए। उसमें पहले तो आप जो है देखिए कि आपका आंसर कैसा रहा आपका। ठीक है। उसके बाद आप वॉल्यूम को बंद भी करिए, म्यूट करके अपने आप को फिर जो है वो ऑब्जर्व करिए, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा था, है ना, और आपका बॉडी मूवमेंट कैसा था, आपका जेस्चर कैसा था। ठीक है। आपका आई कांटेक्ट कितना मेंटेन हुआ, तो उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करें। ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा ये कि 20 पेज की हमारी एक नोटबुक जरूर हो, ठीक है, जिसमें हमने क्रिस्पी नोट्स प्रिपेयर करके रखे हों, ताकि उसे हम जो है इंटरव्यू से 2 दिन पहले, एक दिन पहले रिवाइज कर सकें। ठीक है। पॉइंट्स में लिखे हो, 20 पेज रिवाइज करना एक दिन में हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वही हमने 200 पेज के नोट्स बना रखे हैं, तो वो 2 दिन पहले रिवाइज नहीं होने वाले हैं। ठीक है। तो अभी आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप 200 पेज के नोट्स बनाएं या फिर उनको रिवाइज करें। ठीक है। तो यू हैव लिमिटेड टाइम। वैसे भी अगर टाइम है तो भी हमें नोट्स बहुत क्रिस्पी बनाना चाहिए, बुलेट्स में बनाना चाहिए, पॉइंट लिखना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट को लिखना चाहिए। ऐसे पॉइंट लिखने चाहिए जिसको पढ़ करके हमारा वो रिवीजन हो जाए और जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो ये चीजें हमें जो है करनी है। ठीक है। तो जैसे कि ये हमारे टॉपिक्स हैं, है ना, सब्जेक्ट की, तो लाइब्रेरी साइंस के फंडामेंटल्स हो गए, है ना, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी कमेटीज हो गए, एक्ट्स हो गए, ठीक है, लाइब्रेरी के रूल्स हो गए, आईसीटी को देख लिया हमने, डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव, स्पेशली आपके अपने स्टेट में जो हुआ हो वो, है ना, कोई ऐसी लाइब्रेरी बनी हो जो स्पेशल हो, है ना, जैसे कि अंडर वाटर लाइब्रेरी कोई बनी हो, है ना, कोई स्पेशल लाइब्रेरी बनी हो, है ना, या कोई डेवलपमेंट ऐसा हुआ लाइब्रेरी की फील्ड में आपके, है ना, स्टेट में गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया हो, है ना, जो कि लाइब्रेरी के फेवर का हो। ठीक है। कोई ऐसी स्कीम निकाली हो गवर्नमेंट ने। ठीक है। ये, और जो बेसिक सॉफ्टवेयर यूज होते हैं लैब एमपीपीएससी में, ई ग्रंथालय यूज होता है। अभी लेटेस्ट वर्जन उसका ई ग्रंथालय का 4.0 है ना। तो ई ग्रंथालय के बारे में हमें पता हो। ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमें पता हो। ठीक है। उसका इम्प्लीकेशन कैसा है ना, लाइब्रेरी के साथ में कैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, नैक के बारे में पता हो, यूजीसी के बारे में, है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है। कॉलेज लाइब्रेरी सिस्टम्स जो है आपका, ये कैसे वर्क करता है ना, इसमें जो है क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक है। वो क्योंकि अब आप लाइब्रेरियन के पद के लिए चयन किए जा रहे हैं, तो आपको खुद लाइब्रेरी को मैनेज करना है ना। तो जब आपको सिस्टम पता होगा तो आप उसको रन भी कर पाएंगे। ठीक। तो ये सारे चीजें आपको पता हो, और आपकी पर्सनालिटी को लेकर के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपकी स्ट्रेंथ हो गई, आपकी वीकनेस हो गई, है ना, आपके अचीवमेंट्स हो गए, आपके अंदर स्किल्स हो गई। ठीक है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। तो क्या हमें इन सारी चीजों को कवर करना है। ठीक है। तो ये है अभी, क्योंकि हमारे पास में 15 दिन है। ठीक। तो आप इस तरह से कुछ प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कि पहले 3 दिन आप अपने जो है इंट्रोडक्शन को दें, बेसिक चीज़ों को दें, है ना, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को दें। ठीक है। वो चीज़ें आप अपने आप को जो है उसको पहले आप इम्प्रूव करें। ठीक है। और साथ साथ में मॉक भी होता रहेगा, तो आपकी चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। आपका जो है आपका सब्जेक्ट क्लैरिटी को आप देखें, वो आ जाए आपके अंदर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ें, एम पे स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन उसको पढ़ें, आईसीटी की बेसिक्स को आप पढ़ें, है ना। और आपका नेक्स्ट जो 3 दिन है, आप सिलेबस से पढ़ सकते हैं, जो आपका एमपीपीएससी का या आरपीएससी का सिलेबस है ना। आप यूनिट वाइज उसको एक बार देख सकते हैं, उसको उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। उसमें क्या चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स, आप उसको स्पेशली उसको हाईलाइट करके उसको पढ़ें। ठीक है। और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को देखें। ठीक। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके अगले दिन आप जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, जैसे कि लाइब्रेरी में डे टू डे इशू, जैसे कि स्टूडेंट के ऊपर फाइन लग गया है ना, या स्टूडेंट मिसबिहेव कर रहा है लाइब्रेरी में, या शोर मचा रहा है, लाई कर रहा है, अब कैसे हैंडल करेंगे।
आपके पास में बजट कम है और यूजर्स की तरफ से डिमांड ज़्यादा आ रही है बुक्स की, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, है ना। और अगर टीचर्स फैकल्टी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं आपके साथ में, तो फिर आप कैसे जो है उसको हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को, है ना। अगर सडन जो है नैक कोई और विजिट हो जाती है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, है ना। इंस्पेक्शन कोई हो गया, है ना, नैक विजिट अगर हो रही तो आप उसमें कैसे हेल्प करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गए। इसी तरह से अगले दिन आप जो है वो जो आपका स्टेट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक। जैसे स्टेट के बारे में वहाँ का जो है बेसिक क्वेश्चंस तो आप लोगों को पता होंगे कि वहाँ का जो है राज्य, वहाँ का जो है पक्षी कौन सा है, वहाँ का ट्री कौन सा है, वहाँ की नदी कौन सी है ना, वहाँ का खेल कौन सा है, वहाँ का डांस कौन सा है, ठीक है। एमपीपीएससी का जो है चेयरमैन कौन है, सेक्रेटरी कौन है, उसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है ना काम करता है, ठीक। एमपीपीएससी का फंक्शन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो क्या क्या चीज़ें करता है राज्य में, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हमें, और रिसेंट में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं राजस्थान या एमपी में जो आप जिसके लिए भी आप दे रहे हैं, ठीक है, रिसेंट में जो भी हुए हैं तो हम उन्हें ज़रूर हम पढ़ करके जाएं नवंबर दिसंबर में, है ना। इंटरव्यू देने से पहले जितनी चीज़ें हुई हैं करंट की चीज़ें हम उनको एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। और लास्ट के दिनों में, है ना, आपको मैं तो कहूँगा मॉक इंटरव्यू आपने रोजाना करना है, ठीक। और लास्ट के दिनों में आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसे ब्रशअप करना है, ठीक। तो आप किसी एक्सपर्ट्स से मॉक करवा सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिल सके और आप उसको इम्प्रूव कर सके, कहाँ पर कमी थी, कहाँ पर आप लैग कर रहे थे, क्या आपके वीक पॉइंट्स थे, है ना। वो चीज़ें आपको पता लग सके और आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, ठीक है। और लास्ट डे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को रिलैक्स रखना है, ठीक है। अपने कपड़े वगैरह देखने हैं, उससे निकलना है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, ठीक है। और नींद अच्छे से लेनी है, और वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है कि नई चीज़ें पढ़ रहे हैं या कुछ और, है ना, उससे और हमारा टेंशन होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो है वो दिन के हिसाब से, है ना, पर डे हम कैसे कर सकते हैं, तो वो आप इस तरह से कुछ अपना प्लान बना सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अप टू यू कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं या जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ होगा, है ना। अगर आपको वो ठीक लगता है तो आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि जो पॉइंट्स हमारे हैं वो जरूर हमारे कवर हो जाएं सारे के सारे, ठीक है। वो हम उन पॉइंट्स को जरूर देख चुके हों, ऐसा ना हो कि ये सारे पॉइंट्स हमारे रह गए, ठीक है। तो जैसे कि आपका मैंने बताया सेल्फ इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हर इंटरव्यू 90%, 95% ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपके बारे में। तो वो जरूर प्रिपेयर कर लें अच्छे से। आपकी स्ट्रेंथ क्या है उसको प्रिपेयर कर लें, ठीक है। आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, आपके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, आप इसको प्रिपेयर कर लें, ठीक है। आपकी जो है अगर वीकनेस पूछा जाए आपसे तो वीकनेस का भी आंसर होना चाहिए, है ना। एक ऐसा आंसर जो कि पॉजिटिव हो, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्या है कि ये आपका एक तरह से आइस ब्रेकर है, ठीक है, जो कि एक तरह से आपका एक स्टेज सेट करता है इंटरव्यू के लिए, ठीक। अगर आपका ये अच्छे से हो गया, इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन आपने अगर अच्छे से आंसर कर दिया जो कि आपका इंट्रोडक्शन होने वाला है जनरली, वो अगर आपने अच्छा कर दिया तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। और पैनल के लिए भी आप लगेगा कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, ठीक। अगर हमारा पहला ही आंसर जो है वो अच्छे से हम फ्रेम नहीं कर पाए और अच्छे से आंसर नहीं कर पाए, तो फिर वो खराब हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि हमारा आने वाला जो हमें कॉन्फिडेंस था वो हमारा लूज हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से अच्छे तरह से तैयार करना है, ठीक। उसको लिख लें एक, तो और ज्यादा बेहतर होगा, और लिख करके उसको अच्छे से फ्रेम करें, ठीक। और उसको प्रैक्टिस करें इसी तरह से, जो है बेसिक चीजें जो है ना, प्रैक्टिकल लाइब्रेरी साइंस में जो होती हैं, ठीक है, हमें उसको देख लेना चाहिए, जैसे कि क्लासिफिकेशन है, कैटलॉगिंग है,
रेफरेंस सर्विस एक। ठीक है, क्लासिफिकेशन में जैसे कि आपका डीडीसी ज़्यादा यूज होता है ना, तो डीडीसी के बेसिक चीज़ें, मेन क्लासेस आप देख लें। ठीक है ना, जो थर्ड समरी तक है, थर्ड समरी में भी जो ज़्यादा सब्जेक्ट्स कॉमन है, ठीक है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। जैसे कि 300 के सब्जेक्ट्स कॉमन है, जैसे 320 पॉलिटिकल साइंस का है, 330 इकोनॉमिक्स का है, 340 लॉ का है ना। इसी तरह से जो है टेक्नोलॉजी का है, मैनेजमेंट का नंबर है, मेडिसिन का है, साइकोलॉजी का है, इस्लाम और रिलीजन का है। ठीक है, हिस्ट्री का है, आर्ट्स का है। तो जो मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादातर जो है लोग उससे स्टडी करते हैं ना। खासतौर से आपने जिसमें ग्रेजुएशन कर रखा हो, उसका क्लास नंबर जरूर पता हो आपको। ठीक है, तो डीडीसी यूज होता है, आप डीडीसी देख सकते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये जो है इंडिया की स्कीम है ना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, है ना। उसके भी क्लास देख सकते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस भी हमें आना चाहिए, डीडीसी और सीसी में क्या डिफरेंस है। इसी तरह से ACR2 के बारे में, है ना, पंक्चुएशन आप देख सकते हैं। मार्क फील्ड, मार्क टैग्स जो हैं उनको देख सकते हैं। ट्रिपल C और ACR2 में क्या डिफरेंस है, आप इसको देख सकते हैं। वैसे हमने इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा है ना। अगर आप लोगों ने क्लासेस ली होंगी ये वाली, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, तो उसमें हमने इसको अच्छे से कवर किया है ना। दोनों का अच्छे से डिफरेंस, कितने एंट्रीज जो है ACR2 में होती हैं, कितनी ट्रिपल C में होती हैं, है ना। कितने सेक्शंस होते हैं, और बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, है ना। डीडीसी में क्या है, सीसी में क्या है, इसको भी दिखा है। रेफरेंस सर्विसेज आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, ठीक है, कितने तरह के रेफरेंस सर्विसेज होती हैं, टाइप्स, है ना। अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसको जो है रेफरेंस सर्विस को डिफाइन किया है। ठीक है, वो, ठीक, जिसमें 5 लॉज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लॉज को डिटेल में पढ़ लें, है ना, उसके इम्प्लीकेशंस को देख लें, है ना। सेकेंड लॉ जो कि है ना, ये इम्प्लीकेशन बताता है, ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करता है, कर्तव्य के बारे में बात करता है। उसमें लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशनल का क्या कर्तव्य बताया गया है, इसको हम देख लें। ठीक है, उसमें कलेक्शन डेवलपमेंट की बात की गई है ना। तो ऐसा कलेक्शन डेवलप करना जो कि जो लाइब्रेरी यूजर्स है उनकी इंफॉर्मेशन नीड को फुलफिल कर सके, है ना, यानी उनके हिसाब से कलेक्शन को डेवलप करना। ठीक, तो कलेक्शन डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, कि आप लाइब्रेरियन होंगे, आपको पता होना चाहिए एक्विजिशन आप कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है उसका, क्या रूल रेगुलेशंस हैं, है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए। जिम पोर्टल के बारे में भी पता होना चाहिए आपको, है ना। जिम पोर्टल क्या होता है, ठीक। लाइब्रेरी सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज जो है कॉलेज लाइब्रेरी में होनी चाहिए, या आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कॉलेज लाइब्रेरी में। ठीक है, आप एक्विजिशन और ई रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर करेंगे, ई बुक्स को कैसे लेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या कॉन्सेप्ट उसका है। ठीक, तो इसी तरह हर टॉपिक को हमें क्या डिटेल में पढ़ना है, और एक दो एग्जाम्पल्स के साथ में अगर आप उसका आंसर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, ठीक, तो आप रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं, नहीं है तो फिर आप ऐसा करेंगे, है ना, या ऐसा हो सकता है, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस है तो आप ऐसा करते हैं, अगर नहीं है तो आप ऐसा करेंगे, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, DDC, ACR2, RDM, MAR21, है ना, ई ग्रंथालय और RFID टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो है, उसका क्या क्या इक्विपमेंट्स है, क्या 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 जो है चीज़ें होती हैं, है ना, बेसिक रिपोजिटरी क्या होता है ना, कैसे क्रिएट होती है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, डी स्पेस, ई ग्रंथालय, डी स्पेस हो गया आपका, ग्रीन स्टोन हो गया, ई प्रिंट्स हो गए, ये रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, किस किस तरह के होते हैं, जैसे कोहा, लिप्सिस, ई ग्रंथालय, है ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, ठीक, या कोहा और ई ग्रंथालय में कौन बेटर है, या क्या की डिफरेंसेस हैं दोनों में, कोहा ई ग्रंथालय 4.0 में। ठीक है, इसी तरह से जो है आप यूनिट वाइज डिवीजन कर लें, ठीक, जो आपका MPPSC या RPSC है, जो भी सिलेबस है उसका, उस सिलेबस को भी आप जरूर देखें। ठीक है, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आंसर उसको आप कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको भी आप जरूर देखें। ठीक है, और आपका जो है, एक मैंने बताया कि MP या राजस्थान का जो
इकोसिस्टम है कॉलेज का, है ना, या हायर एजुकेशन का, उसके बारे में पता होना चाहिए, ज़रूर है। वहाँ पे स्पेशली जो डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हों, है ना, आपकी स्टेट में, उसके बारे में, है ना। तो जैसे कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगर स्टूडेंट आपस में फाइट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, या बुक्स नहीं या रिसोर्सेज नहीं लाइब्रेरी में, है ना, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। और नैक डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या हेल्प करेंगे या आप कैसे करेंगे। सडन इंस्पेक्शन हो जाता है आपकी लाइब्रेरी में, फिर आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या चीज़ें देंगे, है ना। आपके लाइब्रेरी में बजट कम है और रिसोर्सेज नहीं है लाइब्रेरी में, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, है ना। तो आप उसको ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। अब वो OER कौन कौन से हैं, है ना, ओपन रिसोर्सेज कौन कौन से, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग फील्ड में पता होना चाहिए, यानी कि आर्ट्स में, साइंस में, मेडिसिन में, है ना, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं वो जो कि ओपनली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है ना, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ग्रीन ओपन एक्सेस क्या होता है, गोल्ड ओपन एक्सेस क्या होता है, ठीक है, डायमंड क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए हमें। एम्बार्गो पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें क्या है, प्रिपेयर करनी है। लेकिन मैं फिर दोबारा से कहूँगा, उससे कहीं सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्या, वो हमारा अपना खुद का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। हाँ, वो हमारा अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, है ना, और वाई यू आर मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। आपको ही क्यों चुना जाना चाहिए, आप क्यों इस पोजीशन के लिए सुटेबल हैं, ठीक है। इसका आंसर आप खुद प्रिपेयर करें। आपको क्या लगता है कि क्यों चुनना जाना चाहिए, आपको ही क्यों चुना जाए, जबकि और भी कैंडिडेट्स हैं, है ना। तो सबने एग्जाम क्वालिफाई किया, सबने रिटन क्वालिफाई किया, सब नेट क्वालिफाइड है। तो आपके अंदर ऐसा स्पेशल क्या है कि आपको चुना जाए, ठीक है। आप दूसरों से अलग कैसे हैं। तो ये हमें कैसे बताएगा, हमें जब हमारा अपना खुद का इंट्रोडक्शन प्रिपेयर होगा, जब हम हमारे अंदर स्किल्स होंगी, है ना, जब हमें चीजें आती होंगी, वो चीजें हमें अलग करेंगी और से, ठीक है। तो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसी तरह से जो है, आपका जो हायर एजुकेशन का सिस्टम, उसको आप देख लें, है ना, UGC के बारे में पढ़ लें, NAC के बारे में पढ़ लें, NEP के बारे में पढ़ लें, है ना। और ये जो है इन्फ्लेमेट के बारे में देख लें कि ये कैसे सपोर्ट करता है। राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है, RRR, ये कैसे सपोर्ट करता है ना। और पॉलिसीज एक्ट जो कमिटीज जो हैं, स्पेशली जो MPPSC RPSC से रिलेटेड हो, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। और मॉक इंटरव्यू जरूर, हम रोजाना अगर आप करें तो ये वेल एंड गुड, ठीक है। रोजाना अगर आप मॉक में पार्टिसिपेट करें, रोजाना आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इसके अलावा और दूसरा तरीका नहीं है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, ठीक है। आप किताबें पढ़ते रहें जितना भी, कि कैसे तैरा जाता है, हाथ चलाए जाते हैं और ऐसे पैर चलाया जाता है और ऐसे मुंह ऊपर उठा के, जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे तब तक आपको तैरना नहीं आएगा, ठीक है। तब तक आप नहीं सीख सकते, कितनी किताबें आप पढ़ लें, ठीक है। तो असल में आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, कैसा आप बोल पा रहे हैं, तो वो हमें मॉक में ही पता लगेगा, है ना, कि आप चीज़ों को अच्छे से टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं। आप क्या जो जो पैनिक हुए हैं, जो आप घबरा रहे हैं, है ना, आप उसको ओवरकम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप अपना आंसर देने के साथ में आप फेस पर नॉर्मल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, आप फेस पर अपने स्माइल रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका पोस्चर ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, आपका बॉडी मूवमेंट कैसा है ना, आपके जेस्चर कैसे हैं, हैंड मूवमेंट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, या आप किसी को घूर के तो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका सारा ध्यान तो आंसर को फ्रेम करने में है, और हो सकता है कि बॉडी लैंग्वेज आपकी ठीक ना हो, है ना। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी, तो आप अपना को रिकॉर्ड भी करना है आंसर देते टाइम, ठीक है। कोई अगर एक्सपर्ट मिल जाए आपको, जो आपको फीडबैक दे सके, आपको गाइड कर सके, है ना, तो वो आप जरूर कर सकते हैं, है ना, ठीक है। क्लासेस ज्वाइन करने का मौका मिले वो भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मौका मिला है आपको, तो इसे हमें गंवाना नहीं चाहिए, है ना, वी शुड नॉट लूज इट। तो जो हमसे हो सकता है, जितनी मेहनत हो सकती है हमें करना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ तक हमने सफर तय किया है, तो वो आगे कभी हमारा सफर अच्छे से हो जाए, तो इसके लिए जो है हमें
एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, तो वो हम ले सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत महसूस है तो, है ना। अगर आपको लग रहा है नहीं यू आर वेल प्रिपेयर्ड, तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, ठीक है। देर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक। तो ये चीज़ें ज़रूर करें आप, ठीक। तो अपने जो है मिस्टेक्स को एनालाइज करें। आप जब भी आंसर दें तो स्माइल के साथ में दें, ठीक। आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस टोन में आप बोले, ठीक। तो जैसे मैंने बताया कि एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लें, 20 पेज से ज़्यादा का ना हो, ठीक। उसमें जो है एमपी से रिलेटेड जो करंट चीज़ें हैं उसको भी नोट करें, और जो आपके सब्जेक्ट की चीज़ें हैं उसको भी करें, ठीक है। और लास्ट डे तो आप जो है अपना अच्छे से नींद लें, और कोई भी टॉपिक ना पढ़ें, ठीक है। कोई भी नया टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, और रिलैक्स रहना है, अपने आप को काम डाउन रखना है, और टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो है कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। तो अगर हम अपना आंसर दे रहे हैं कोई भी, तो हमें क्या, स्ट्रेट हो, हमारा सिंपल सा हो, और टू द पॉइंट बात हो, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि वो किताब का ज्ञान नहीं सुनना है, बल्कि वो देखना चाह रहे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, आपसे वो सुनना चाह रहे हैं आपका थॉट प्रोसेस क्या है ना। ठीक है, तो हमें जार्गन्स वगैरह नहीं यूज करने हैं। जो लेमैन जिसमें, हाँ, जिस तरह से हम बात करते हैं नॉर्मली, उस तरह से आप उत्तर दें, तो इसका लगेगा ज्यादा नेचुरल है, आप रट करके नहीं आए हुए हैं, बल्कि आप दिमाग से सोच करके उसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो लाइब्रेरी साइंस का, उसको आपने रटना नहीं है बिल्कुल भी, उसको समझना है, ठीक है। अगर आपने टॉपिक को समझ लिया, तो फिर आप उसका आंसर अपनी लैंग्वेज में दे पाएंगे। अगर आपने रटा हुआ है तो फिर एक तो वो रटा हुआ जल्दी आपका निकल भी जाएगा, और वो आप उस तरह से आंसर भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और वो आर्टिफिशियल भी लगेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपका क्लियर हो गया, तो फिर आप जो है आपने पढ़ा है जो है 5 लाइन, लेकिन आपको अगर लिखने को बोला जाएगा तो हो सकता है आप 1 पेज लिख दें, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन जो रटा है, आपने रटा 10 लाइन है, तो बोल 2 ही लाइन पाएंगे, 3 ही लाइन पाएंगे, है ना। तो हमें समझना चाहिए चीज़ों को, ना कि रटना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल के साथ अपने आंसर को कनेक्ट कर पाए तो बहुत अच्छा है, ठीक। पैनल के साथ में बिल्कुल आर्ग्यू नहीं करना है ना। एक जो है नम्रता पूर्वक हमें जो है वहाँ पर बिहेव करना है, स्माइल रखनी है चेहरे पर, अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है तो पहले हम जो है 1 आध सेकंड ले लें, ठीक है, और फिर उसको आंसर करें। आप कहीं पर अटक रहे हैं तो थोड़ा सा पॉज ले लें, आ ऊ आ ये सब न कर रहे हैं, बल्कि आप थोड़ा सा पॉज ले लें, कि अच्छी लंबी सी सांस लें, और फिर उस आंसर को कंटिन्यू करें, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, अपने जो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और अपना काम डाउन रहें आप, ठीक है। लंबी सी सांस लें अगर आप घबराए हुए हैं ज़्यादा, और उसको अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो हमें इस तरह से आंसर करना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा गया कि 5 लॉज को एक्सप्लेन करिए क्या है, ठीक। तो आप बोल सकते हैं कि ये 5 लॉज जो है क्या है, बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक लॉज है लाइब्रेरी साइंस के, ठीक। और जिन लॉज को और इन लॉज को मैं डेली लाइब्रेरी फंक्शनिंग में अप्लाई करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। आपने ये बता दिया कि आप इन लॉज को, या मैं ये लॉज को डेली लाइब्रेरी फंक्शनिंग में अप्लाई करता हूँ। अब आप एक एग्जांपल के साथ भी बता सकते हैं, जैसे कि जैसे सेकेंड लॉ को मैं स्टूडेंट डिमांड एनालिसिस के थ्रू इम्प्लीमेंट करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट की जो डिमांड है, मैं उसके हिसाब से कलेक्शन को डेवलप करता हूँ। तो आपने 5 लॉज बता दिए, ठीक है, एक लाइन में। और उसका जो सेकेंड लॉ है, आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, ये भी आपने बता दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ आज आप बता सकते हैं, जैसे यहाँ से पूछा गया कि ऑटोमेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है ये आप बता दें। ऑटोमेशन क्या होता है, और इसमें क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या इक्विपमेंट्स है, ये ना बता करके उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, क्यों, है ना, इम्पोर्टेंट क्यों है,
तो हम बता सकते हैं कि सर ऑटोमेशन से डेटा एक्यूरेसी, है ना, टाइम सेविंग और स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि डेटा एक्यूरेसी, टाइम सेव होता है, और यूज़र का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। हम लाइब्रेरी यूज़र्स को अच्छे से सर्व कर सकते हैं, और लाइब्रेरी स्टाफ का भी टाइम बचता है और लाइब्रेरी यूज़र्स का भी टाइम बचता है। ठीक है। और हम रिपीटेटिव टास्क से भी बच जाते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन के मदद से। ठीक है। इसी तरह जैसे कि पूछा आपसे कि डीडीसी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, या डीडीसी और सीसी में क्या फर्क है ना, या जो है प्योरली इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम क्या होती है, या ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम क्या होती है, या इनके एग्जांपल्स दे दिए। ऑलमोस्ट फैसिलिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम क्या है ना, इसका एग्जांपल दे दिए। तो आपने उसको अच्छे से आंसर करना है। ठीक। या आपसे कोई स्टेट लेवल पे कोई सवाल किया गया, है ना, स्टेट का कोई सवाल अगर आपसे किया जाता है, ठीक है, कि आपके स्टेट के बारे में, जैसे कि आपसे पूछा गया अ, कि मध्य प्रदेश में या राजस्थान में कॉलेज लाइब्रेरी का इकोसिस्टम कैसा है ना, ये यहाँ का सेटअप कैसा है। ठीक। तो उसके बारे में आप अच्छे से दे पाए, जैसे कि यहाँ एमपी में कुछ बड़े शहर को छोड़ करके वैसे तो आपको रूरल ज्यादातर बच्चे मिलते हैं, है ना, जो बड़े शहर हैं छोड़ करके। तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ मोस्टली रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको लाइब्रेरी गाइडेंस और सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है ना। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद, है ना, और या इसकी सहायता से हम लाइब्रेरी मॉडल को जो यहाँ पर वो और इम्प्रूव हो रहा है, या मॉडल को डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से लाइब्रेरी सर्विसेज इम्प्रूव हो रही हैं। ठीक। और आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है। और बच्चों की मदद करना चाहते हैं, बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, और उनकी इंफॉर्मेशन नीड को फुलफिल करना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ का जो इकोसिस्टम है, यानी कि एमपी का या राजस्थान का, वो क्या हो रहा है, वो इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है। ये आप किसी भी स्टेट के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि ये जनरल है ना, हम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ का जो सिस्टम है वो क्या है, वो इम्प्रूव हो रहा है। लाइब्रेरीज में ऑटोमेशन जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ना। एनआईसी इसमें सपोर्ट करता है। ई ग्रंथालय 4.0 की सुविधा जो है वो प्रदान की जा रही है ना। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आ जाने के बाद में जो है वो डिजिटल रिसोर्सेज की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ना। ई बुक्स और अलग अदर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को जो है वो डेवलप किया जा रहा है ना। तो ये सारे ऑलमोस्ट आप इसको इन जनरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली हो रहा है। ये आप देखें, ज़्यादातर लाइब्रेरी में लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो रहा है। पहले बहुत कम था लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ये लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं होता था। पर अब देखिए अगर आप, तो एमपी में सारी लाइब्रेरीज में ई ग्रंथालय है। अब वो अलग है कि वो किस लेवल पर वो यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है ना, कुछ सिर्फ कैटलॉगिंग सर्कुलेशन लेवल पर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी आईडी ज़रूर बनी हुई वहाँ पर, सॉफ्टवेयर है। क्योंकि अब उसमें जो है वो उनको इंस्टॉलेशन नहीं करना होता है, कोई मेंटेनेंस का उनका मसला नहीं है, बल्कि एनआईसी उसको मेंटेन करता है सर्वर को। और वो जो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है एनआईसी, है ना। तो उन्हें बस लाइब्रेरियन को कुछ नहीं करना होता है, बस वो लाइब्रेरी की आईडी पासवर्ड उनको मिल जाता है एनआईसी की तरफ से, और वो उसके ऊपर अपना लाइब्रेरी का अकाउंट बना लेते हैं, है ना। तो उनका जो काम है फिर वो जो कैटलॉगिंग उसका हो गया, है ना, और ये सारी चीज़ें उन्हें मेंटेन करना होता है, ओपैक को मेंटेन करना होता है, जो उनके यूजर्स हैं उनको रजिस्टर करना होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें है। तो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, लाइब्रेरी की फील्ड में, है ना। आईसीटी देखिए इन्वॉल्व हो रहा है, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी आ गई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है लाइब्रेरी में, है ना। ई रिसोर्सेज को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। इन एनईपी में जो है ई रिसोर्स को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है ना। गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, है ना। तो जितने भी एमपी में कॉलेज लाइब्रेरीज हैं उन सबको दिया गया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, सबको एक्सेस उसका मिला हुआ है।
है ना। इन्फ्लिमनेट भी जो है प्रोवाइड कर रहा था, है ना। और भी कई सारी सर्विसेज इम्प्लीमेंट दे रहा है। अप्लैक चेक करने के लिए दे रहा है ना। ड्रिलिबिट अभी जो है वो इम्प्लीमेंट की तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है। रिमोट लॉगिन जो है वो दिया जा रहा है ना। तो बच्चा या स्टूडेंट लाइब्रेरी का यूजर जो है वो घर बैठ के भी लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके, है ना, शिबोलित के थ्रू। इसी तरह से जो है वो इंडियन थेसिस को प्रमोट किया जा रहा है शुद्ध गंगा के थ्रू, शुद्ध गंगोत्री के थ्रू, है ना। सिनॉप्सिस डिपॉजिट हो रही है। तो कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ना, डिजिटल। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम है ना। नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। ठीक है। तो ये कई सारे जो है इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारे कहीं ना कहीं कहाँ इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारी फील्ड को इम्पैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे इन चीज़ों की वजह से हमारा जो हमारी फील्ड, जो हमारा प्रोफेशन है वो क्या है, वो डेवलप हो रहा है ना। गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है। अब जैसे कि RRLF है, वो पब्लिक लाइब्रेरीज को फंड करता है ना। तो एमपी में कई सारी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, तो उनको वहाँ से फंड मिलता है। यूजीसी जो है ये सपोर्ट करता है मैं एकेडमिक लाइब्रेरीज को। ये हर इंस्टीट्यूशन में एक लाइब्रेरी होना ज़रूरी है ना। और ये नैक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का होना, फिर होने के बाद में भी कितना कलेक्शन है वहाँ पर, है ना, वहाँ पर पर्याप्त स्टाफ है कि नहीं है, जितना कलेक्शन होना चाहिए वो है कि नहीं उतना, है ना। इतनी नंबर ऑफ बुक्स वो मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, अगर वो कोई स्पेशल कॉलेज है, सपोज अगर वो लॉ कॉलेज है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इंस्पेक्शन टीम आती है, उसको देखती है कि हाँ ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही कि नहीं हो रही, नंबर ऑफ बुक्स इतनी होनी चाहिए तो इस लाइब्रेरी में है कि नहीं है। मेडिकल कॉलेज तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR है या ना, वो रेगुलेट कर रही है ना। इसी तरह से नर्सिंग कॉलेज, तो नर्सिंग की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो देख रही है ना। कोई और कॉलेज, इसी तरह से हर एक की अपनी काउंसिल बनी हुई है। और वो काउंसिल उससे रिलेटेड जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनको मॉनिटर करती है ना, कि वो सारी चीजें हैं कि नहीं है उस लैब। ओके, सो ये सारी चीजें हैं, है ना। लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो मैं डिस्कस कर रहा था कि ये सारे जो है वो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं, है ना। तो ONOS है ना, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, और इसी तरह से और भी इनिशिएटिव्स लिए गए। इंडियन नॉलेज सिस्टम है ना। और RRLF जो है फंड करता है पब्लिक लाइब्रेरीज को, है ना। यूजीसी फंड करता है एकेडमिक लाइब्रेरीज को। इनफिलिमिनेट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, रिसोर्सेज की, है ना। कई डेटाबेसेस हैं, EPG पाठशाला है, और जो है इग्नू दे रहा है, ज्ञान कोश है ना। और विद्वान है ना। और स्वायाम है ना। तो ये वर्चुअल ऑनलाइन, और जो है वो वर्चुअल रीडिंग को प्रमोट किया जा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, ऑनलाइन रिसोर्सेज को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है। तो ये सारे कहीं ना कहीं चीज़ें लाइब्रेरी के डेवलपमेंट को डायरेक्टली फायदा पहुंचा रही है ना, लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। लाइब्रेरीज में जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का यूज हो रहा है, RFID टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, AI का यूज हो रहा है ना। हम रिमोट लॉगिन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे यूजर जो है दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है ना। हम जो है ऑगमेंटेड रियलिटी दे रहे हैं, है ना। स्पेशल लाइब्रेरीज में, बड़ी लाइब्रेरीज में AR और VR सेट का यूज हो रहा है ना। इसके थ्रू बच्चे क्या कि वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं ना। 3D मॉडल के थ्रू, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, है ना। तो वर्चुअल रियलिटी का यूज हो रहा है इसमें। हम वर्चुअली लैब सेटअप कर सकते हैं, उस लैब में हम अच्छे से स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं, है ना। या कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, कोई उसकी स्टडी करनी है, तो वो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के थ्रू अच्छे से हो जाती है ना। वर्चुअल लैब्स बन रही हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये डेवलपमेंट हो रहे हैं, है ना, एजुकेशन के फील्ड में। और जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइब्रेरी साइंस को फायदा पहुंचा रही हैं, है ना। अब इन्फ्लिमेंट की बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो उन सर्विसेज को भी आप लोग जरूर देख करके जाएं, है ना। कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो जो है वो इन्फ्लिमेंट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि शोध गंगा है, है ना, वहाँ पर ऑनलाइन थीसिस और डिसर्टेशन मिल जाते हैं आपको।
ठीक है, शोध गंगोत्री पर आपको जो है वो या सिनॉप्सिस मिल जाती है ना। शोध चक्रा है, शिबोलेत है ना, शोध सिंधु है, कंसोर्शिया। तो ईपीजी पाठशाला है ना। तो इस तरह के जो भी रिसोर्सेज, जो भी सर्विसेज है ना, हमें मिल रही है लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में, हम एक बार उन सबको जरूर गो थ्रू कर लें, एक बार स्टडी कर लें। ठीक है। तो ये चीजें अगर हम करेंगे तो हमारा इंटरव्यू एक अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। तो आपसे, जैसे कि मैंने कहा, वीकनेस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जहां आप स्ट्रेंथ की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आप जो है वो अपने, जो क्या आपके अंदर कमियां, उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। वो कमी ऐसी हो जो कि पॉजिटिव हो, है ना। वो कहीं ना कहीं हमको, हमारे काम को वो फायदा पहुंचा रही हो। ठीक है। सिर्फ उसका नुकसान ही ना हो, बल्कि वो कहीं ना कहीं वो फायदा भी हो रहा हो उससे। ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं। और जैसे कि आपसे पूछ लिया गया अगर स्ट्रेंथ के बारे में, है ना, तो आप कैसे बताएंगे कि मैं जो है वो मुझे बुक पढ़ना पसंद है, या मैं बहुत मेहनती हूँ, है ना, या मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। तो ये चीज़ें क्या है, तो काफ़ी पुरानी हो गई हैं। ठीक है ना, ये बोरिंग वर्ड्स हैं सारे। ठीक है। तो आप जो है अपने स्ट्रेंथ को अच्छे से प्रिपेयर करें, एक सेंटेंस फॉर्म में उसको बताएं, और कहीं ना कहीं उसको आप रियल एग्जाम्पल के साथ में सेट करें, उसको इंटीग्रेट करें। रियल एग्जाम्पल के साथ में बताएं तो वो और अच्छा रहेगा, है ना, अपने स्ट्रेंथ को बताने के लिए। ठीक। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंटेशन अगर अच्छा है तो आप उसको बता सकते हैं, और उससे कोई एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे आप यूज़ करेंगे अपने लाइब्रेरी में, है ना। सर्कुलेशन सेक्शन में अच्छा कम्युनिकेशन होता है, या रेफरेंस सर्विस आप अच्छे से दे सकते हैं, है ना। यूज़र सेटिस्फेक्शन इससे बढ़ेगा। ठीक। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, या आप प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, है ना। तो आप प्लानिंग ना बता, सिर्फ प्लानिंग ना बोलकर आप उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करिए कि कैसे ये फायदा पहुंचाएगा आपके प्रोफेशन को, आपके प्रोफेशन में कैसे काम आने वाला है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो ठीक है, पर वो कैसे आप उसको इस्तेमाल करेंगे अपनी स्ट्रेंथ को लाइब्रेरी साइंस में, है ना। आपका स्टूडेंट मैनेजमेंट अच्छा है तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे काम आने वाला है आपका ये स्ट्रेंथ, है ना। इसी तरह से अगर आपसे वीकनेस के बारे में पूछा गया, ठीक है, तो वीकनेस भी आपकी ऐसी हो, जैसे कि मैंने बताया, कि वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव हो, और वो पूरी तरह से निगेटिव ना हो। ठीक। जैसे कि आप बता सकते हैं कि सर मैं परफेक्शन ओरिएंटेड हूँ, है ना। मैं कोई काम करता हूँ तो मैं उसको पूरे परफेक्शन के साथ में करना चाहता हूँ। ठीक। तो ये इसका फायदा है, लेकिन इसका कहीं कहीं नुकसान ये होता है कि आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है। तो आप अपने परफेक्शन के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, जिसमें इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था, सपोज, है ना। तो अब आप उसमें बोल सकते हैं कि अब मैं प्रायोरिटी बेस्ड वर्किंग सीख रहा हूँ, या मैं अपनी इस वीकनेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, और मैं बहुत जल्द इसको इम्प्रूव कर लूंगा, है ना। आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं। ठीक है। या जो है आप बोल सकते हैं कि मैं डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लेता हूँ, है ना। आप एकदम से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बल्कि आप थोड़ा सोचते हैं, चीज़ों को समझते हैं, फिगर आउट करते हैं कि ये डिसीजन जो है वो फ्रूटफुल रहेगा हमारे लाइब्रेरी के लिए या नहीं रहेगा, है ना। तो उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स आप एनालाइज करते हैं, और फिर आप डिसीजन लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको डिले हो जाता है ना। ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं। इसी तरह से कुछ जो है वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को भी आप जरूर देख करके जाएं, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि अगर लाइब्रेरी में बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे, है ना। तो आप बता देंगे कि सर मैं पहले उन्हें सेपरेट करूंगा, अलग करूंगा, फिर उन्हें कामली, है ना, आसानी से और अच्छे से उनकी बातें सुनूंगा। ठीक है, अलग अलग क्या इशू, क्या है प्रॉब्लम, क्या है ना, क्यों लड़ रहे हो, ये समझूंगा मैं। और क्लियर डिसिप्लिन रूल्स जो है वो बोर्ड पर डिस्प्ले करूंगा, है ना, और उन्हें समझाऊंगा। ठीक है। तो ये आप अपनी लाइब्रेरी में करेंगे, और इस तरह से आप जो है लोगों की, बच्चों की, स्टूडेंट्स की मदद करेंगे। ठीक है। या सपोज अगर स्टूडेंट कंप्लेन करता है बुक्स कम है आपकी लाइब्रेरी में, बुक शॉर्ट हो रही है, या उसको, या वो जो उसको चाहिए वो किताब नहीं है, तो आप इसको कैसे डील करेंगे।
तो आप बोल सकते हैं कि सर मैं जो है वो यूसेज स्टैटिक्स को देखूंगा, है ना, या किस किताब की कितनी डिमांड है, और फिर उसके हिसाब से हम वो परचेज करेंगे। उसको जो ज़्यादा डिमांडिंग बुक होगी उसको हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, और जो कम होगी उसको हम बाद में लेंगे, ठीक है। या आप जो है इंटर लाइब्रेरी लोन का यूज़ करेंगे, अगर उसको इमीडिएट चाहिए, ठीक है, तो आप किसी पड़ोस की लाइब्रेरी, किसी नज़दीकी लाइब्रेरी में अगर वो कोई वो कलेक्शन अवेलेबल है, वो रिसोर्स अवेलेबल है जो स्टूडेंट को चाहिए, तो आप वहाँ से अरेंज करके उसको देंगे, है ना। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन नीड को फुलफिल करेंगे, ठीक है। आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पर देखेंगे कि वहाँ पर तो नहीं है, कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज को सर्च करेंगे और वहाँ से अगर आप मिल जाता है तो वहाँ से आप उसको देंगे। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, है ना, जो आपको फ्री बुक्स देती हैं, जैसे इंटरनेट आर्काइव है ना, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बुक्स मिल जाती हैं बहुत सारी, इसी तरह से रिसोर्स जहाँ पर आपको जर्नल्स आर्टिकल मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप उनको देखेंगे, ठीक है, और वहाँ से आप जो है वो उनकी इंफॉर्मेशन नीड को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फाइनल टिप जो आपके इंटरव्यू के दिन है वो ये कि आप जो थोड़ा पहले पहुंचे वहाँ पर, ठीक है, और अपना इंट्रोडक्शन जो है वो 30 से 40 सेकंड का एवरेज रखें, ठीक। और अगर आपको लग रहा है कि और ज़्यादा आपको मौका मिल रहा है तो आप थोड़ा से इंटरव्यू अपना लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, 90 सेकंड से ज़्यादा का इंटरव्यू वो इंट्रोडक्शन ना हो, ठीक है। वैसे एवरेज 30 से 40 सेकंड होता है, लेकिन आपको अगर और मौका मिल रहा है अपने बारे में बताने का, है ना, अपना वर्क एक्सपीरियंस बता दिया आपने या अपने अचीवमेंट्स बताया आपने, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में देखिए मैं आपको बता दूं तो अपना नाम बता दिया आपने, ठीक है, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस आप बताइए अगर आपने कहीं काम किया हुआ है, नहीं तो फिर आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताइए, ठीक है। और आपको फैमिली में आपके कितने भाई बहन हैं, आप न्यूक्लियर फैमिली से हैं या जॉइंट फैमिली से हैं, या आपका जो है जो वो प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से ली, ठीक है, या आपका जो है इंटरेस्ट है गाना सुनना, खाना बनाना, या घूमना, है ना, मूवी देखना, ठीक है। हो सकता है इंटरेस्ट, लेकिन ये सब बताना नहीं है हमें। इन वो ये सब नहीं सुनना चाह रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जिसको वो हायर करने जा रहे हैं वो उसका शौक क्या है ये जानने का, है ना, या उसके सिबलिंग्स कितने हैं, ठीक है। तो वो सब नहीं जानना चाह रहे बेसिकली। वो जो है आपके कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर स्किल्स को देखना चाहेंगे कि आपके अंदर क्या हुनर है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, या आपने अब तक इस फील्ड में क्या करा है, क्या अचीव करा है आपने, है ना। तो हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, अगर अच्छा एक्सपीरियंस अगर आपने ले रखा है, तो ज़्यादातर टाइम आप जो है अपने एक्सपीरियंस को बताइए, ठीक है। 40% तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि लाइब्रेरी साइंस में आपने ये करा चीज़ें, है ना, ये चीज़ें आपको आती हैं, आपने कुछ चीज़ें अगर अचीव करी हैं तो उसको ज़रूर हाईलाइट करिए, है ना, अचीवमेंट्स हैं। अगर आप अगर फ्रेशर हैं तो उसमें अगर आपका अगर जीआरएफ है या कोई और चीज़ें या कोई स्कॉलरशिप अगर आपको मिली है ना, तो आप उसको बता सकते हैं। बेस्ट पेपर अवार्ड मिला है आपको, या जो है आपको अप्रिसिएशन मिला है ना। तो जो चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है ना, यानी कि आपका वर्क एक्सपीरियंस, आप उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए। उसके बाद आप का कोई अचीवमेंट है उस पर टाइम दीजिए। उसके बाद जो ये चीज़ें आपको आती हैं, है ना, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, ये चीज़ें आप जो कर सकते हैं उसको हाईलाइट करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन तीनों में आप टाइम दे सकते हैं, ठीक है। बजाय इसके कि हम जो है वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा से स्टार्ट कर रहे हैं और अपने सिबलिंग्स को बता रहे हैं, अपना शौक बता रहे हैं, ये ना बता करके हम अपने आप को, है ना, ऐसा लगे कि आप अपने आप का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। वो मौका मिला है आपको तो अपने बारे में बताइए आप, ठीक है। तो इससे उनको ज्यादा पता लगेगा आपके बारे में। वैसे तो उनके पास में आपका ही है ना, डेफ आपने दे रखा है, वो आपको आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप जो है क्या आपकी क्वालिफिकेशन से सारी उनके पास में है ना। तो अगर हमने इसमें सारा टाइम लगा दिया तो फिर वो चीज़ें हम नहीं बता पाएंगे।
तो हमें अपनी जो अचीवमेंट, अपने एक्सपीरियंस को बताना है, अपने अचीवमेंट्स को बताना है, आपके जो आपके अंदर जो स्किल्स है उनको बताना है ना, स्ट्रेंथ को अगर मौका वो भी बताना है, ठीक है। और क्या चीजें आप कर सकते हैं अगर ये मौका मिल रहा है आपको बताने का, ठीक है। फ्यूचर में आप क्या करेंगे, आने वाले 5 साल में आप क्या करेंगे, आपका क्या टारगेट है, क्या ऑब्जेक्टिव, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपका 1 साल का गोल क्या है ना, और आपका जो है लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तो आप इसको भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे पता लगेगा कि हाँ, कैंडिडेट को नॉलेज है, ठीक है, उसके पास में एक ऑब्जेक्टिव है ना, एक उसके पास में टारगेट है कि उसे करना क्या है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उसने अपने आप को एक्सप्रेस करा, आपने अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करा, एग्जाम्पल शेयर करा, कैसे आपने मदद की या कैसे आपने क्या करा, ठीक है। क्योंकि आप कोई आपके हेड से तो नहीं पूछने जाएंगे ना कि आपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट में या प्रीवियस लाइब्रेरी में कैसे सर्व किया, तो आप बता सकते हैं ना ये चीज़ें करी हैं आपने, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें इसमें बस लगाना है, और 1.5 मिनट से ज़्यादा का इंट्रोडक्शन हम ना प्रिपेयर करें, ठीक है। एक तो 30 से 40 सेकंड का रख लें, और 60-70 सेकंड का रख लें, ठीक है। दो तरह के आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से जो है आपने जो है वो एक सिंपल सा सोबर सा ड्रेस पहनना है, पार्टी वियर ना हो, फॉर्मल ड्रेस हो, ठीक है। आंखों में गड़ने वाले कलर ना हो, सिंपल से कलर हो। और जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने ले जाना है, डॉक्यूमेंट्स सारे आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उस है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले वो लगाइए आप, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। और क्या आपने, अगर आप आंसर कर रहे हैं तो आप आराम से ठहर करके, है ना, बहुत जल्दी नहीं बोलना है, और बहुत वो डल आवाज में नहीं बोलना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना है। बोलते वक्त आई कांटेक्ट मेंटेन करना है जिसने आपसे क्वेश्चन पुटअप करा है, ठीक है। बोर्ड रूम में जनरली जो है वो 4 लोग होते हैं, है ना, एक तो उसके पैनल के हेड होंगे, और एक दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, और एक जो है वो भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, या आपको ओवरऑल पर्सनालिटी को जज करेंगे, ठीक है। तो 3 से 4 लोग होंगे इंटरव्यू पैनल में। तो अलग अलग क्वेश्चंस लोग पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने उसकी तरफ ज्यादा आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, उसकी तरफ ज्यादा देखना है। बाकी और जो पैनलिस्ट हैं आप उनकी तरफ भी देख करके जवाब देते रहें, ठीक है। और 70 to 80% आई कांटेक्ट उनके साथ मेंटेन करें जिसने क्वेश्चन पूछा है, और बाकी आप हर इंटरव्यूअर की तरफ देखते रहें, ठीक है। और फेस पे आपकी स्माइल होना चाहिए, टेंशन नहीं लगना चाहिए, ठीक। एक सोबर सा ड्रेस आपका हो, और कोई भी ऐसी चीज़ हमारे साथ में ना हो जो डिस्टर्ब हमें पैदा करे, ठीक है। मोबाइल लेकर के नहीं जाना है, वैसे तो मना कर देते हैं ले जाने के लिए, फिर भी अगर है तो वो स्विच ऑफ हमारा हो, ठीक। और हमें कॉन्फिडेंट दिखना है, ना कि नर्वस, ऐसा नहीं लगे कि आप नर्वस हैं, घबराए हुए हैं, है ना, पसीने आ रहे हैं आपको, घबराहट में ये चीज़ें होती हैं, नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी, ऐसा नहीं कि आप घबराहट नहीं होगी, आपकी हार्ट बीट तेज नहीं होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन उसको हम प्रैक्टिस से क्या ओवरकम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जितना ज़्यादा हम कंट्रोल कर सकते हैं उतना ज़्यादा हमें कंट्रोल करना चाहिए अपने घबराहट को, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है ना, कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल बोल सकते हैं, ठीक है, कि अभी मुझे इसका आंसर नहीं पता है, या मैंने इसके बारे में पढ़ा था और अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, या मैं डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ूंगा, ठीक। तो आप उसको जो है, अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो आप बोल सकते हैं, ठीक। जरूरी नहीं कि हर एक को हर चीज़ आती हो, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है आपको आता हो, वो आपसे पूछा ही नहीं गया। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी अपना मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। और जो चीज़ नहीं आ रही है आप उसका सिंपल नम्र भाव में, है ना, पोलाइटली आप उसको मना कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, अभी मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, लेकिन मैंने पढ़ा है इसको, है ना, आई हैव गॉन थ्रू दिस, बट एट दिस मोमेंट आई वुडेंट, और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस, ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हैं। और जब भी हम आंसर तो हम स्टार मेथड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि
सिचुएशन है, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं इस मेथड में। अगर आप एक रियल लाइफ एग्जांपल देंगे तो और अच्छा है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप उसका जवाब दें और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में उसको कनेक्ट करें। ठीक है। हम्म, ये चीजें अगर हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक अच्छा इंटरव्यू हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो फाइनल टिप्स आपके लिए कि कि बहुत तेज नहीं बोलना है। ठीक है। और जब हम आंसर दे रहे हो तो ऐसा नहीं लगे कि आपने उसको रटा हुआ है, एक नेचुरल टोन में देना है आंसर को। ठीक है। आपको जो है ऑफेंड नहीं होना है ना। इंटरव्यू के साथ में आपको जो है बहस नहीं करनी है। आपको एक काम और कंपोज और कॉन्फिडेंट नजर आना है। ठीक है। आपको चेहरे पर स्माइल रखनी है, अपने चेहरे पर। और आर्ग्यू नहीं करना है किसी भी बात पर, अगर आता है कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो। ठीक। और ये चीजें आपको मेंटेन करनी है। ठीक है। तो जाहिर है कि हम 1 घंटे के सेशन में इन सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते, है ना। सिचुएशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। हम उनको डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्या आप आंसर कैसे फ्रेम करेंगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो 1 घंटे में नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है तैयारी, तो आप जो है इस तरह के क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ये आपसे पूछ लेंगे कि अगर सडन इंस्पेक्शन हो जाए, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हैं आपके, तो आप क्या करेंगे, है ना। बुक मिसिंग है आपकी लाइब्रेरी में तो आप क्या करेंगे, है ना। वीड आउट करना होगा तो आप कैसे करेंगे। वेंडर्स डिले कर रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। तो लाइब्रेरी पॉलिसी अगर आउटडेटेड हो गई तो आप उसको कैसे अपडेट करेंगे, क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट करेंगे, है ना। और आपका डायफॉर्म से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो, है ना। ऑडिट आने वाला है तो उसमें आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं आपके, फिर क्या करेंगे आप, है ना। स्टॉक वेरिफिकेशन करना है तो उस केस में कैसे होगा आपका, है ना। ये रिसोर्सेज जो आपने ले रखे हैं उसमें इशू आ रहा है या नहीं है, तो आप इसको कैसे मेंटेन करेंगे, है ना। डिजिटल रिपॉजिटरी अगर आपको बोला जाए कि बनानी है और फंड भी नहीं है लाइब्रेरी के पास में, तो आप कैसे बनाएंगे, कैसे बिल्ड करेंगे, है ना। तो सर्वर डाउन है तो फिर क्या करना है। और एक ग्रंथालय से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए, जैसे कि जो है वो अ, उसका सर्वर कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है। और ये लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, कब पब्लिश हुआ, इससे पहले कौन सा था, और वो कैसे रन होता था। ठीक है। क्या क्या चीज़ें थी। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, है ना। और अगर आपको लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम देना है तो आप कैसे देंगे, क्या क्या चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करेंगे, है ना। बच्चे लाइब्रेरी में ज़्यादा से ज़्यादा आए तो आप इसको कैसे प्रमोट करेंगे, रीडिंग हैबिट्स को कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है। अगर फैकल्टी ने, टीचर ने किसी अर्जेंट अर्जेंट बेसिस पे आपसे कोई रिसर्च पेपर मांग लिया, ठीक है, तो आप उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक। और अगर आपकी लाइब्रेरी में स्पेस कम है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, तो आप कैसे डील करेंगे। ठीक। आप बच्चों की रिसर्च में या उसके प्रोजेक्ट में कैसे सपोर्ट करेंगे। या अगर वो जो है किसी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप कैसे उसमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो डिजिटल लाइब्रेरी कैसे बनाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपसे, है ना, जो पूछे जाए। ठीक। लाइब्रेरी में अगर बच्चे चोरी कर रहे हैं तो आप उस चोरी को कैसे रोकेंगे, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इतना बजट भी नहीं है लाइब्रेरी के पास में कि वो RFID टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सके, है ना। ठीक है। तो क्योंकि आप वहाँ पर एक बड़े पद के लिए जा रहे हैं, तो आपसे सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आपने उसका अच्छे से जवाब देना है प्रिपेयर करके। ठीक। तो जैसे कि अगर आप फ्रेशर है ना, ये अगर आप वर्किंग है, ठीक, तो आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, आपको क्यों चुना जाए, है ना। तो आप इसका क्या जवाब देंगे। आप सिंपल जो आपको लगता है अपने हिसाब से आंसर को प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंपल सा सादा सा आंसर जो है कि सर मेरे पास प्रैक्टिकल लाइब्रेरी स्किल्स हैं, है ना। तो मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ, स्टूडेंट सब सेंट्रिक अप्रोच है मेरी, मैं सिंसेटिक से काम करके लाइब्रेरी को मॉडर्न और यूजफुल बना सकता हूँ या सकती हूँ।
मुझे डीसीपीएस का ज्ञान है, मुझे ग्रंथालय का ज्ञान है ना। तो आप मुझे चांस देके देखें तो मेजरेबल इम्प्रूवमेंट वो मैं लाऊंगा लाइब्रेरी में। जब मेरा अगर चयन हो जाता है इस पोस्ट पर, तो मैं लाइब्रेरी में एक चेंज लेकर के आऊंगा, है ना। ये आप बोल सकते हैं लाऊंगा या लाऊंगी। ठीक है। तो अगर लाइब्रेरी में बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे उस केस में? तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड। ठीक है। तो now we can discuss the questions if you have. Am I audible? आई होप कि इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप सब जो है लैब दिन बन जाएं और आप सबका सिलेक्शन हो। ओके, सो नाउ अलाउ मी टू वाइंड अप द सेशन। तो ये पूछ रहे राम किशोर जी, एम्बार्गो पीरियड क्या होता है? एम्बार्गो पीरियड यानी कि वो होता है कि पब्लिशर किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो आपका आर्टिकल है जो आपने पब्लिश करा है उस पर वो रोक लगाता है। ठीक है। ताकि वो आप किसी वजह से लगा सकता है, जैसे कि उसको पब्लिकेशन कॉस्ट निकालना है, तो वो उस वजह से लगा रहा है। सपोज 6 महीने के लिए लगा दिया, 3 महीने के लिए लगा दिया, है ना। तो 3 महीने के बाद उसने लगाया, तो सपोज 3 महीने का एम्बार्गो पीरियड लगाया, फिर 6 महीने का लगाया, तो वो 6 महीने तक वो आपका आर्टिकल क्या है कि वो क्लोज्ड एक्सेस रहेगा। ठीक है। उसको पेड बेसिस पर एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन वो ओपनली अवेलेबल नहीं होगा। तो जब 6 महीने हो जाएंगे, बीत जाएंगे, तो वो 6 महीने के बाद में वो रिसर्च आर्टिकल आपका ओपनली अवेलेबल हो जाएगा, ओपन एक्सेस मोड पर आ जाएगा। ठीक है। तो वो कई सारे मेथड होते हैं ओपन एक्सेस में पब्लिश करने के। तो उसमें ये एम्बार्गो पीरियड होता है कि पब्लिशर जो है वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है, ताकि लोग उससे वो रिसोर्स को परचेज करें, है ना, और जिससे वो अपनी कॉस्ट निकाल सके। और वो पीरियड एंड होने के बाद में फिर वो आर्टिकल सबके लिए अवेलेबल करा देता है, ओपन कर देता है। फिर कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है बिना पेमेंट दिए। ठीक है। ओके, सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, है ना। हाँ बिल्कुल, एसओपी होती है। ठीक है। तो अभी जो है हम इसको लंबी एक एसओपी है, उसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है ना, अलाउ मी टू वाइंड अप द सेशन। ओके। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को। ओके ओके, थैंक यू।